गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश यानी लाइट। आपके विज्ञान में 9वां पाठ है। इसमें से आपके देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और 5 में से एक 4 नंबर का मेजर क्वेश्चन आता है, बड़ा प्रश्न, और एक छोटा प्रश्न आता है, लघु प्रश्न। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश, लाइट। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है इसके बारे में देखिए। प्रकाश वह वस्तु होती है जो वह युक्ति या वस्तु होती है जो दूसरी वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है या हमारे नेत्र में दृश्य संवेदनाओं को एक्टिवेट करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। उस युक्ति को क्या कहते हैं? लाइट या प्रकाश। इसी प्रकार प्रकाश की विज्ञान के रूप में परिभाषा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में वातावरण में संचरित होती है। पहले देखिए इसको कण प्रकृति माना जाता था, उसके बाद में तरंग प्रकृति भी माना जाता था। फिर हाइजेन, आइंस्टीन, डी ब्रोगली जैसे वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग रूप से परिभाषित किया। वर्तमान में प्रकाश को द्वैत प्रकृति वाला माना जाता है, यानी प्रकाश जो है प्रकाश की प्रकृति, तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? द्वैत प्रकृति। द्वैत का मतलब क्या होता है? दो रूप। और दो रूप कौन कौन से? प्रकाश है उसको तरंग के रूप में भी माना गया है, और प्रकाश को कण के रूप में भी माना गया है। तो तरंग और कण दोनों को मिलाकर के द्वैत प्रकृति के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति है। और ये किस प्रकार की तरंग है? यह है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में वातावरण में इसका संचरण होता है। तो ये दो बातें ध्यान में रखना। एक प्रकाश की तीव्रता का मात्रक, इसकी जो तीव्रता है इसका मात्रक है कैंडेला। ये बात ध्यान में रखना। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला। प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति, तरंग और कण। और प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। अब इस पाठ के अंतर्गत हम प्रकाश की कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। सबसे पहले परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे? परावर्तन। नंबर 2 अपवर्तन। और नंबर 3 प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश जब किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद में प्रकाश की तरंग है वो पुनः लौट आती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाली सतह से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। और प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का विभिन्न कणों से टकराने के बाद में फैल जाना, फैलने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकीर्णन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन जो घटना है अभी मैंने परिभाषा बताई, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब परावर्तन जो है ये 2 प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कौन सा होता है? जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है। मैं दर्पण बना रहा हूँ, नीचे इसके मैं पॉलिश कर रहा हूँ,
ताकि ऊपर से प्रकाश का प्रकीर्णन विकास हो। अगर प्रकाश की किरणें इस एंगल से आ रही है और टकराने के बाद में जिस एंगल से आ रही है, कोण से आ रही है, उसी कोण से वापस परावर्तित हो रही है। ये मैं इनके आने की दिशा दिखा देता हूँ। इनको बोलते हैं आपतित किरण और इनको बोलते हैं इसके बाद में परावर्तन के बाद में परावर्तित किरण, तो नाम लिख देता हूँ आपतित किरण। और ये कौन सी है? परावर्तित किरण। तो देखिए ये मैं एक बीच में अभिलंब मानता हूँ इसके, या इनके मान लो, किधर भी मान लो। तो इस अभिलंब के बीच में और इनके बीच में ये जो दोनों कोण है ये बराबर होने चाहिए। इनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जिस कोण से ये आ रही है उसी कोण से वापस परावर्तित हो रही है, तो इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। समतल दर्पण का जो परावर्तन है वो इसी प्रकार का परावर्तन होता है, और समतल दीवार, दर्पण, चमकीली सतह, उनमें ये होता है। दूसरा परावर्तन जो है वो कौन सा है? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। विसरित शब्द का अर्थ क्या होता है? इरेगुलर या फिर उबड़ खाबड़ सतह से अगर प्रकाश का परावर्तन होता तो वो विसरित प्रकार का होता है। वो किस प्रकार का होता है? देखिए जैसे ये सतह है लेकिन ये सीधी नहीं होकर थोड़ी उबड़ खाबड़ है, इस तरह से बना देता हूँ। अब इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आने वाली तो एक दूसरे के समांतर ही आएंगी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परावर्तन के बाद में कोई किरण इस तरह से चली जाती है, कोई इस तरह से चली जाती है और कोई इस तरह से। तो इनकी तरह इनके बीच में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर नहीं है, अलग अलग रूप से होता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये छोटा हो गया। तो ऊबड़ खाबड़ सतह पर या खुरदरी सतह पर होने वाला जो परावर्तन है, जिनमें परावर्तित किरणों के जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान है वो बराबर नहीं होता, इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। तो इस प्रकार से ये जो अपना परावर्तन है ये दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब है परावर्तन के नियम या समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में और पढ़ेंगे अपन। जो अभी अभी ये दिखाया समतल दर्पण का ही है, मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए समझने के लिए। देखिए समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है वो तीन नियमों के ऊपर आधारित होता है। जैसे ये कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण। अब यहां पर मैं एक अभिलंब मान लेता हूं, ये सीधी रेखा है, ये है एक अभिलंब। अभिलंब क्या होता है बच्चों? जैसे ये हाथ है और हाथ के ऊपर मैंने ये मार्कर रख रखा है, एकदम हाथ के लंबवत है, इसे बोलते हैं अभिलंब। तो ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर ये इस तरह से रखेंगे तो ये लंबवत होगा, इसे हम अभिलंब बोलते हैं। अब इधर से एक किरण आ रही है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। परावर्तन के बाद में ये किरण इस तरह से चली जाती है, यानी जिस कोण से ये आ रही है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और जिस कोण से जाएगी उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ कोण I बराबर क्या है? आपतन कोण। और कोण R बराबर क्या है? परावर्तन कोण। यहाँ पर जो दो ये तीनों मिलते हैं इसे बोलते हैं O या तल। तो देखिए इस परावर्तन के आधार पर अपन तीन नियम बना सकते हैं। तीन नियम कौन से हैं? एक तो आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, इनका मान आपस में बराबर होता है। यानी ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। इस प्रकार आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है?
आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इस तरह से सुधार किए, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल O पर होते हैं। तीनों किस तल पर होते हैं? एक ही तल O पर। तीसरा नियम क्या है? परावर्तन के बाद भी प्रकाश की किरण की आवृत्ति और चाल है वो अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित होती है। तो इस प्रकार समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है उसके तीन नियम होते हैं। कोण दोनों बराबर होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और परावर्तन के बाद भी इसके आवृत्ति और चाल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। अब कई बार पूछा जाता है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या परिभाषा होती है? अब प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे हम दर्पण में अपने आप की इमेज देखते हैं तो वो जो हमें दिखाई देता है अपनी परछाई, उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। तो उसके क्या नियम हो सकते हैं उसके? तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखिए, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो एक तो होता है सीधा। पहली परिभाषा तो क्या है? सीधा बनता है, ठीक है। दूसरी बात, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी। आभासी का मतलब जो वास्तव में नहीं होता, हमें प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं बनता है लेकिन हमें दिखता है, प्रतीत होता है, उसे बोलते हैं आभासी। तीसरी बात, वो बनता है पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब, पार्श्व प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे दर्पण में हम क्यों लिखा हुआ देखते हैं तो हमें फिर वो दूसरी तरफ क्या दिखाई देगा? दर्पण में P के रूप में दिखाई देगा। या इसी प्रकार यदि हम B अक्षर को दर्पण में देखते हैं तो वो हमें उल्टा B दिखाई देगा। इस प्रकार जैसे अपन खड़े होकर अपना राइट हैंड ऊपर करें तो सामने दर्पण में हमें नजर आएगा कि हमने लेफ्ट हैंड ऊपर कर रखा है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पार्श्व प्रतिबिंब। एक, जितने दूर हम दर्पण से खड़े हैं प्रतिबिंब में भी उतनी ही दूर नजर आएंगे। जैसे मान लो मैं आपसे 5 फुट की दूरी पर खड़ा हूँ, दर्पण से 5 फुट की दूरी पर, तो जब मैं देखता हूँ तो मेरा प्रतिबिंब भी मुझे दर्पण में 5 फीट की दूरी पर नजर आता है। और एक प्रश्न बनता है, अपना स्वयं का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता पड़ती है? समतल दर्पण की अगर बात करें तो समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो हमें कम से कम अपने से आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो बात थी बच्चों परावर्तन की और समतल दर्पण की। अभी हम चर्चा करेंगे जो 3 टॉपिक हमने पहले देखे थे, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। इसमें परावर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पणों का। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? जिनकी एक सतह वक्र होती है या गोल होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिनकी एक सतह इस तरह से गोल होती है या इस तरह से, इसे हम गोलीय दर्पण कहलाएंगे। अब जैसे ये पहले वाला दर्पण है, इसकी अंदरूनी सतह पर पॉलिश की हुई है तो ये बाहर वाला भाग है, ये परावर्तक का काम करेगा। दूसरे वाले दर्पण के मैंने इसको इस तरह से इसके अंदर की तरफ पॉलिश की है तो दूसरे वाले दर्पण के बाहर की तरफ पॉलिश करनी पड़ती है इस तरह से। अब इस दर्पण का ये इधर वाला भाग चमकीला हो गया, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। इसका बाहर वाला भाग चमकीला हो गया जिसमें प्रतिबिंब या परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा, इसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो इस प्रकार के दर्पणों का जो अध्ययन है वो हम करेंगे
जिन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का अध्ययन करने से पहले गोलीय दर्पणों की कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ स्थितियां हैं, जगह हैं, कुछ पॉइंट हैं, उनकी कुछ डेफिनेशन है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गोलीय दर्पण बच्चों दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, ये नंबर 1 हो गया, दूसरा हो गया अवतल दर्पण। अब इनमें से कोई एक दर्पण ले लेते हैं। अभी हमने ये जो दर्पण लिया है, इसके चलो मैं अंदरूनी भाग को पॉलिश कर देता हूं। तो अभी ये कौन सा हो गया, जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम करता है और अंदर दसा हुआ भाग है उसके ऊपर पॉलिश की हुई है। ऐसे दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो अभी कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका उभरा हुआ भाग है, ये परावर्तक का काम करेगा। तो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं कैसे हैं, जैसे ये दर्पण का एक भाग है, इसको मैं मान लेता हूं M और N, ये एक दर्पण का भाग है, इसको MN बोलते हैं, इसको मान लो चलो मैं कह देता हूं द्वारक। अब इसके अगर इसको हमें पूर्ण गोला माने दर्पण को, ये अगर हम इसको गोल करें तो ये लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब इसको गोला मानेंगे तो इसके बीच में इसका सेंटर भी आएगा, केंद्र भी आएगा, लगभग एकदम बीच में, ठीक है। तो इससे संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। एक तो दर्पण का ध्रुव है, एक दर्पण की मुख्य अक्ष, एक फोकस और दूसरा है फोकस दूरी, एक है वक्रता त्रिज्या, और एक है दर्पण द्वारक, दर्पण का द्वारक। अभी ये कौन से है, सबसे पहले बात करते हैं द्वारक की। तो जो द्वारक है वो M से लेके M तक का जो बाहर ये भाग है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इतना ही बड़ा खंड है ये है दर्पण का द्वारक। ध्रुव कौन सा हुआ, दर्पण के द्वारक के एकदम मध्य का जो बिंदु है P, इसे दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे, तो दर्पण को अगर हम गोला माने पूरा तो इसका जो सेंटर आता है उसको हम C मानेंगे, इसको तो बोलते हैं वक्रता केंद्र C। और ये जो ध्रुव है दर्पण का ध्रुव P, C और P को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस तरह से ये सीधी होती है इधर, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। क्योंकि इस पार्ट में इनका आगे हम पार्ट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो मुख्य अक्ष से द्वारा फोकस बिंदु त्रिज्या सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार ये तो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र भी मैं लिख देता हूं, वक्रता केंद्र। तो जो वक्रता केंद्र है इसको C से व्यक्त करते हैं, जो इसके बीच में आता है। वक्रता त्रिज्या कौन सी हुई, C से लेकर P के बीच में ये जो दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, इसको किससे व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, फोकस बिंदु या फोकस दूरी। देखिए ये दर्पण है और दर्पण के ऊपर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो ये तो प्रकाश की किरणों को फैलाएगा सामने से, तो इसमें पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी जहां पर प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, एक जगह हो जाती है प्रकाश की किरणें, उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु F कहते हैं। और C से लेकर F तक की जो दूरी है उसे फिर क्या कहेंगे अपन, फोकस दूरी कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये फोकस बिंदु हो गया F, और फोकस दूरी को किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल f से। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी होती है इसको फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। अभी हम मुख्य अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष तो हो ही गया, P और C के जो काल्पनिक रेखा है, तो द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, फोकस बिंदु हो गया, फोकस दूरी हो गई, वक्रता त्रिज्या होगी और वक्रता
केंद्र हो गया, ये सारी की सारी बातें इसमें नजर आ रही है इसमें। अब छोटी सी बात फोकस से दूरी की बात करते हैं अपन। ये प्रकाश की कुछ किरणें हैं, ये द्वारे इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो मान लीजिए सामने से तो ये फैलेंगी, लेकिन पीछे की तरफ इस बिंदु के ऊपर मिलती हुई हमें प्रतीत होगी। सामने से तो ये इस तरह से फैल जाएंगी, और ये जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में वापस आ जाएगी। तो ये जो मिलने वाला बिंदु है इसे फोकस बिंदु F कहते हैं, ठीक है। और P से लेकर F तक की दूरी है, ये नहीं है, P से लेकर F तक की दूरी है, ये फोकस दूरी स्मॉल f कहलाती है। इस प्रकार से कुछ बातें हैं जो प्रकाश वाले पाठ में आपके दर्पण से रिलेटेड हैं, इनके बारे में आप ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना। इसके बाद में हम आगे वाला चैप्टर या आगे के टॉपिक है वो पढ़ेंगे।